गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, तो बच्चों हम +1 अकाउंट्स का जो सिलेबस, अकाउंटेंसी का सिलेबस कर रहे हैं, उसमें हमने पहले अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन करी थी और अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी। बेसिक आधारभूत अकाउंटिंग लेखांकन टर्म्स शब्द, या इसी को टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, शब्दावली। ये क्या चीज है? देखिए, आप कॉमर्स में आ रहे हैं, अकाउंट्स बनाना सीखेंगे आगे, तो बेटे कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो आपको भी हूबहू वैसे ही समझने होंगे जैसे कि हम समझ रहे हैं। जैसे एक एप्पल है, सभी जानते हैं एप्पल माने सेब, या एप्पल की बजाय मैं कैपिटल शब्द लेता हूं। कैपिटल आज तक आपने क्योंकि अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो आप क्या जानते हो कैपिटल? कहोगे बहुत सिंपल सर, कैपिटल माने राजधानी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने आज तक कैपिटल माने राजधानी पढ़ा है ज्योग्राफी में। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता सर कैपिटल माने इंग्लिश का बड़ा लेटर, बड़े लेटर्स में लिखना। ये भी ठीक बात है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैपिटल माने पूंजी। शब्द एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह उसका अलग अलग प्रयोग है। तो इससे जाहिर होता है कि जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो हमें उस फील्ड की शब्दावली, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ क्या है। जैसे शेयर मार्केट है, उसमें बुल एंड बियर बोलते हैं। अब आम आदमी कहेगा बुल माने जैसे बैल हो गया और बियर माने भालू हो गया, बोले ये बियर और भालू हो गया, लेकिन वहां अलग होता है, वहां तेजड़िए मंदड़िए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो वो हमारा टॉपिक फिलहाल नहीं है, फिलहाल के लिए तो हम चलते हैं कि जब अकाउंट सीखना चाहते हैं, आगे हम अकाउंट्स करेंगे तो सबको एक जैसा तो समझना चाहिए ना। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हो। मैं कैपिटल माने पूंजी कह रहा हूं, आप कैपिटल माने राजधानी समझे बैठे हो, तो फर्क आएगा कि नहीं बेटे? इसलिए थोड़ा सा दिमाग को बदलिए, अब आप हमारी भाषा में आइए, हमारी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये शब्दावली सिखाएंगे हम, जिसमें हम वैसे तो इसको काफी डीप में बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि आप +1 में आए हैं, सारी उम्र आपने आप अकाउंट्स में रहना है, धीरे 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 एक एक टर्म्स को समझेंगे, ज्यादा अच्छा है। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा परिचय दे देते हैं, ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मैं 92-93 के करीब से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि शुरू में जब ज्यादा टर्म्स बताई जाती है तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्यवसायिक लेन देन, ये तो समझना जरूरी है। ट्रांजैक्शंस मैंने पहले भी बताया था। देखिए, कोई भी घटना, जैसे उस इवेंट्स वो होते हैं ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई सौदा होता है, वो सब ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन उसमें से पहली बात, ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट्स में उसी को मानेंगे जो मुद्रा में हो, जिसमें पैसे का लेन देन हो, या तो कोई चीज खरीदी जाए या बेची जाए या दी जाए या ली जाए, लेकिन वो पैसे में तो ली जा सकती है, उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी वो ट्रांजैक्शन व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। मेरे दोस्त के बेटे का जन्मदिन है और मैं उसके लिए गिफ्ट लेके जाता हूं, तो क्या इसमें पैसा नहीं लगा? ऑफ कोर्स लगा है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन नहीं है? हाँ है, पर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे व्यवसाय की ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी घरेलू ट्रांजैक्शन है। वो घरेलू घर में करी जाएगी, यहां नहीं। कुछ क्लियर नहीं हुआ? अरे भाई, मैं हूं ना, एक तो कहने का मतलब अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो एक तो मैं बिजनेस के अंदर खर्चे करता हूं, एक मैं अपने घर के लिए खर्चे करता हूं, वो मेरे अपने अलग है।
तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। वो एक ट्रांजैक्शन तब जरूर बन जाती है जब बिजनेस से पैसा उठा के और अपने घर लेके जाऊं, तब तो बिजनेस से छेड़खानी हुई कि नहीं। लेकिन बिजनेस से ले गया, फिर उस पैसे का मैं कभी राशन ला रहा हूं, कभी गाड़ी में तेल डलवा रहा हूं, कभी दोस्तों को गिफ्ट दे रहा हूं, वो मेरे ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों को जोड़ दीजिए। ट्रांजैक्शन लेन देन जो मौद्रिक रूप में हो, और बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका व्यवसाय से संबंध हो। जिसका व्यवसाय से संबंध नहीं है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे पड़ोसी ने मेरे दूसरे पड़ोसी को 50,000 रुपए दिए, ट्रांजैक्शन है। शायद दोनों व्यापार करते हैं, उनकी भी ट्रांजैक्शन है, पर मेरे बिजनेस से क्या लेन देन, कुछ नहीं, इसलिए मेरे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इवेंट, घटना। इवेंट का मतलब हुआ जो ट्रांजैक्शंस होती है उनके रिजल्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हो उससे क्या बना बेटे, इससे ना हमारी कहीं पूंजी में बढ़त होती है, कहीं कमी होती है, इन चीजों को हम इसके इवेंट्स कहते हैं। ज्यादा समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना, सारी चीजें एकदम समझना ज्यादा कठिन हो जाएगा, और मैं भी नहीं चाहता कि आप पे ज्यादा बोझ डालूं, कहीं आप कह बैठे कि सर ये तो बहुत ही टेढ़ी बात हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। तो ये इवेंट्स का मतलब रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन है। अकाउंट, हाँ ये जरूरी है समझना। अकाउंट बेटे क्या होता है, मैंने रमेश को माल बेचा, ठीक है, फिर मैंने अगले दिन फिर रमेश को बेचा, ओके, एक दिन रमेश मुझे कुछ पैसे दे गया, ठीक है, एक दिन रमेश कुछ माल खराब था वो उल्टा दे गया, ठीक है, फिर इस तरीके से मैं कई बार रमेश के साथ ट्रांजैक्शंस करता हूं, ठीक है, सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं। अब बेटा मैं अगर उनको एक अलग से जगह ना लिखूं, यानी जल्दी जल्दी में तो हम क्या करते हैं, एक खाली रजिस्टर होता है, खाली कोरा, और कई बार तो दुकानदारों के पास आपने देखा रजिस्टर भी नहीं रखते, वो कुछ पेज लगा के रखते हैं, इतना पतला सा जो बोर्ड होता है, हार्ड बोर्ड, जैसे हमारा एग्जाम बोर्ड तो इतना चौड़ा होता है ना, वो इतना कम चौड़ा रखते हैं, उसके अंदर कागज लगा के रखते हैं। फटाफट जिसको माल बेचा उसका नाम रमेश, इतना सुरेश, अच्छा ये ले लिया, मोहन को, उनको थोड़ा थोड़ा जल्दी 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 लिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कह रहा हूं मैं कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब हुआ कि वो तो सब इकट्ठा लिखा हुआ है कि नहीं। अब अगर कल को रमेश आ जाए, सर मेरे बताना है मेरा हिसाब किताब क्या है, तो कैसे बताओगे भाई। तो उसके लिए नेचुरल है आपके पास उसका अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए कि सब इकट्ठा चलेगा। सोच के देखो, मैंने जल्दी 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 में यहाँ रमेश, यहाँ सुरेश, यहाँ मोहन, और फिर दूसरा तीसरा चौथा लिखता गया, सैकड़ों आदमी लिख दिए। कल को रमेश आता, मेरे पैसे बताओ, और मैं ढूंढता, रुको भाई रमेश अभी देखता, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दिक्कत नहीं आएगी, आएगी ना। इसके बजाय हमें इकट्ठा अलग से करना पड़ेगा, रमेश की बातें अलग, सुरेश की अलग, मोहन की अलग, और तो और पैसे की भी बातें अलग, कैश अलग, कैश अलग, बैंक से ट्रांजैक्शन करे बैंक अलग, मशीन खरीद रहे हो मशीन अलग। तो इसी को हर एक को अलग अलग रखना अकाउंट कहलाता है। अकाउंट हम बार बार अकाउंट लिखेंगे, इसलिए अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में A/C लिख देते हैं। आपने मैथ्स वालों को देखा है, देयरफॉर को लिखते हैं ऐसे करके, बिकॉज को लिखते हैं 2 बिंदी ऊपर, 2 डॉट ऊपर, 1 डॉट नीचे, ठीक है ना। एंगल को बार बार एंगल लिखने के बजाय ऐसे बना देते हैं, ट्राइंगल को बार बार करने के बजाय ट्राइंगल। ये उनकी वही तो टर्मिनोलॉजी है, उनकी शब्दावली है। तो इसी तरह हमारी भी शब्दावली में अकाउंट को बार बार ना लिख के A/C लिख देंगे। ये AC माने कहीं घर का जो AC मत समझ बैठना, अकाउंट है ये, ठीक है। अगला चलते हैं, पूंजी क्या है, कैपिटल। पूंजी ये अच्छा शब्द है। देखिए बेटे, शुरू में एक बिजनेस होता ही नहीं है, खाली होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है कहीं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, मालिक सपना देखता है कि अगर मैं हिसार में या इसकी शहर में एक ये काम छेड़ दूं तो कैसा रहेगा। वो 2 दोस्तों से बात करता है, यार मेरे दिमाग में ये आया, ये काम कर लें तो। एक कहता है बेकार का आइडिया, रहने दे, नहीं चलेगा। दूसरा कहता है यार आइडिया अच्छा है, चल सकता है। जिसने मना कर दिया वो अपने घर चला गया, जिसने यस कर दिया वो साथ आ गया। तो बेटा
शुरू में कुछ नहीं होता, व्यवसाय होता ही नहीं है कहीं दुनिया में। सबसे पहले यहां आता है, किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, वो अकेला भी सोच सकता है आगे चालू करने का, 2 के साथ डिस्कस कर सकता है, सैकड़ों के साथ डिस्कस करता है, और उसके बाद वो व्यवसाय शुरू करते हैं। और सबसे पहले व्यवसाय के अंदर मालिक पैसा लाता है, पैसा, इसी को कैपिटल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैपिटल। तो मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन कैपिटल होता है। ये तो बहुत जरूरी है याद करना। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, कैपिटल माने राजधानी, कैपिटल माने बड़े अक्षर इंग्लिश के, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा इनको साइड में कर दो। जब इंग्लिश के टीचर पढ़ाएं तब समझ लेना, जब ज्योग्राफी के पढ़ा, तो ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ाएंगे, अकाउंट्स में तो ज्योग्राफी आएगी नहीं। तो अब ज्यादातर आप कैपिटल का मतलब हमारी भाषा में समझना पूंजी, और पूंजी का मतलब होता है मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन। जो मालिक बनता है वो 1 बनो, 2 बनो, 100 बनो, लाख बनो, जितने लोग भी बनना चाहते हैं, वो जो व्यवसाय चलाने के लिए, भाई यो थोड़ा वैसे चल जाएगा, पहले घर से पैसा लगाएंगे कि नहीं, तो उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल कहते हैं। तो मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन, मैंने धन बोला है यहां पे, धन यानी इसको वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इन अ बिजनेस। मैंने रुपए नहीं बोला, ऐसा क्या गड़बड़ कर दी? देखिए, अगर मैं रुपए बोलता तो सिर्फ रुपए को ही पूंजी कहते, लेकिन यहां पर बच्चे रुपए के अलावा भी धन हो सकता है। यस, मान लीजिए कोई बिजनेस खोलना चाहता है, ठीक है, किसी ने पूछा तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बोला जी पैसा चाहिए। क्या करोगे पैसे का? कहता है जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कच्चा माल लाएंगे, या तैयार माल लाके भी बेचेंगे, तो इसके लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए। एक पार्टनर कहता है देखिए मेरे पास पैसा पूसा नहीं है, ऐसा कर सकता हूं कि मेरी दुकान है शहर में, जहां आप ढूंढ रहे हो वहीं मेरी दुकान है, उस दुकान का यूज कर लो, वो दुकान मैं अपनी तरफ से दे देता हूं बिजनेस को। तो उसने रुपए तो नगद नहीं दिए, उसने एक बिल्डिंग दे दी है, जमीन दे दी है, तो वो पैसे में कन्वर्ट करके वो भी कैपिटल है। एक पार्टनर कहता है हम बिजनेस किसका करेंगे? कहता है सीमेंट का करेंगे। एक बोला मेरी बहुत बड़ी कोठी बन रही थी, उसमें कम से कम 300-400 कट्टे सीमेंट के बच गए, मैंने बहुत बड़ा ट्रॉला मंगाया था, बच गया, अरे मैं क्या करूंगा, खराब हो जाएगा। वो सीमेंट सबसे पहले ये दुकान पे रख के शुरू में यही बेच लेते, इसी को बेच लेते ना। ये भी तो धन है, रुपए नहीं दिए, सीमेंट ही दे दी। तो क्या सीखा? मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन, धन रुपए से बड़ा है। मैं अगर इसको रुपए कहूं और इस बड़े एरिया को धन कहूं, तो इसका मतलब है रुपए, धन के अंदर रुपया भी आता है, धन के अंदर और चीजें भी आती है। तो कौन बड़ा हुआ, रुपया या धन? कौन बड़ा हुआ? धन बड़ा हुआ, वेल्थ बड़ा हुआ। ठीक है बेटा, तो वेल्थ का मतलब यहां पर आपको समझा दिया गया है। तो मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ठीक है, अब इसी बात कैपिटल के बाद मैं एक बार पहले 6 पॉइंट करवा देता हूं, ड्राइंग्स। मालिक को बीच बीच में अपना पारिवारिक खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब अगर एक व्यक्ति जिसका कोई और बिजनेस भी हो या कहीं और नौकरी करता हो, तो उसको वहां से इनकम आ जाएगी, चलेगा, उसे बिजनेस से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। पर एक बंदा जो हमेशा उसी दुकान पर बैठता है, उसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसको अपना परिवार चलाने के लिए तो यहीं से पैसा निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो ये ड्राइंग्स कहलाती है। तो ड्राइंग का मतलब देखिए, पूंजी माने अगर मैं इसको एरो बनाऊं तो अंदर बिजनेस में पैसा आना हुआ, और बिजनेस से बाहर जाना ड्राइंग्स हुआ। मालिक द्वारा व्यवसाय से निकाला गया धन, फिर धन पे जोर दे रहा हूं मैं, मालिक द्वारा व्यवसाय से निकाला गया धन ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग को हिंदी में आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आहरण। अच्छा, ड्राइंग, आपने आज तक ड्राइंग पढ़ा है,
उसमें एस और लगाना। वो ड्राइंग तो वो थी ना जो चित्रकारी होती है ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग्स है आहरण, इसका मतलब है आहरण। ये हमारा शब्द है टर्मिनोलॉजी का, आहरण। ठीक है, तो आहरण बोलना है तो ड्राइंग क्या होता है, यानी जैसे एक सिनेमा थिएटर के अंदर एक वो एंटर का और एक एग्जिट के पॉइंट होते हैं ना, एंटर एग्जिट, देखा होगा कि एक तरफ से जाइए एक तरफ से बाहर निकल आइए। उसी तरह से बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पूंजी कहलाता है। बिजनेस से बीच बीच में पैसा निकालते हैं, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो वो ड्राइंग होता है। तो मालिक द्वारा व्यवसाय से निकाला गया धन ड्राइंग्स होता है। अब आ गया हम लायबिलिटी पर। ओ सॉरी, अभी कैपिटल रह गया था बीच में। कैपिटल के बारे में एक इक्वेशन है, समीकरण है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी इसका मतलब है, पहले मुझे लायबिलिटी समझाना पड़ेगा, तो एक बार लायबिलिटी समझा देता हूं। दायित्व बोलते हैं लायबिलिटी को, क्या कहते हैं, दायित्व। लायबिलिटी क्या होता है, वैसे आम बोलचाल की भाषा जी, बच्चे परिवार में जो मेरे बच्चे हैं इनको पालना तो मेरी लायबिलिटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ऐसे कह देते हैं ना, तो लायबिलिटी एक जिम्मेवारी हो जाती है। यहां पे दायित्व का मतलब क्या है, व्यवसाय ने, बिजनेस ने मालिक को छोड़ के अगर किसी भी बाहर के व्यक्ति का कुछ पैसा अभी भी देना बाकी है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। फिर समझो, मालिक ने शुरू में 10 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए बच्चे, 10 लाख। क्यों लगाता है मालिक 10 लाख? अगर मालिक को पता हो जो आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो वो जीरो हो जाने पक्का, तो कोई मालिक 10 लाख रुपए नहीं लगाएगा। हाँ, हो जाता है, मैं मना नहीं करता, सोच के तो हम अच्छा चलते हैं, बुरा भी होता है क्योंकि बहुत सारों के बिजनेस पिट भी जाते हैं, लेकिन सोच उसकी होती है कि अच्छा चलेगा। तो क्या है अर्थ यहां पर कि मालिक जब पूंजी लगाता है तो मालिक को एक दिन पूंजी उल्टी मिलेगी कि नहीं? जल्दी नहीं मिलेगी। जब बिजनेस बंद करेगा 10 साल 50 साल बाद 60 साल बाद जब कभी बंद करेगा तब तो पूंजी उल्टी चाहिए ना, या बीच में से जाना चाहिए, और 4-5 पार्टनर है तो तब तो उसको पूंजी उल्टी चाहिए। तो वो तो अलग बात है, उसे लायबिलिटी नहीं कहा गया। लेकिन मालिक के अलावा यदि किसी भी व्यक्ति का पैसा चुकाना रह रहा है, अभी देना बाकी है, उसको लायबिलिटी कहा गया है। वैसे कभी कभी पूंजी को इंटरनल लायबिलिटी कह देते हैं, अंदरूनी लायबिलिटी, और दूसरी को फिर क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी कह देंगे। पर ज्यादातर लायबिलिटी का मतलब है बाहर वालों का जो पैसा अभी भी चुकाना है। जैसे हमने बैंक से 6 लाख का लोन ले रखा था, ओके, हमने उसमें से 4 लाख तो चुका दिए, ठीक है, तो अभी कितना चुकाना बाकी है, 2 लाख, तो 2 लाख मेरी लायबिलिटी बन गई। और देखो, हमने दुकानदार सप्लायर से कुछ उधार माल खरीदा, 1 लाख का उधार खरीदा है, 1 लाख में से आपने उसके 40,000 रुपए दे दिए, तो अभी 60,000 नहीं दिए ना, देने हैं ना, ये भी लायबिलिटी है। अगर मैंने ब्याज देना था और दे दिया, था और देना था और दे दिया, तो वो लायबिलिटी नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ रह गया, मेरे पास पैसे की कमी पड़ गई, वो भी लायबिलिटी है। तो क्या अर्थ निकला, कोई भी राशि जो व्यवसाय ने बाहर वालों की देनी है उसे लायबिलिटी कहा जाता है, दायित्व कहा जाता है। अब दायित्व 2 तरह के बताए गए हैं मोटे तौर पे, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। ये चालू दायित्व, पहले लायबिलिटी तो समझ में आ गई ना, बाहर वालों का जो पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी क्या है? करंट तो बिजली का नाम है ना, देखा होगा करंट को, मतलब देखा नहीं, महसूस किया होगा कभी, किसी को झटका लगाओ प्लग, बिजली में प्लग लगाते हुए, पर ये वो करंट नहीं है। यहां पर चालू दायित्व का मतलब है वो लायबिलिटी जो कंपनी ने, व्यवसाय ने कम अल्प समय में, शॉर्ट टर्म पीरियड में देनी है। ये शॉर्ट पीरियड किसको कहते हैं भाई? एक तो दे देंगे, कोई बात नहीं, आराम से देंगे, कोई चक्कर नहीं है, एक अरे बाबा जल्दी देना है, तो इन दोनों में फर्क आ गया ना। ज्यादातर हमने पता है क्या किया, 1 साल तक, एक अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में
एक जो अकाउंटिंग है, जब तक कि आप खाते एक एक साल का हिसाब करते हैं ना, मोटे तौर पे एक साल होता है। जैसे इस साल लॉकडाउन आ रहा है तो ये लॉकडाउन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकता है। मैंने सुना है कि शायद बच्चों का कुछ सिलेबस भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार टाइम कम बच रहा है ना। तो ये देखिए फर्क पड़ा कि नहीं। तो इस साल आपका जो साल है, वर्ष है, वो जितना बड़ा होता था, हर साल होता था, उससे छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये ज्यादातर वैसे होता है कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो लायबिलिटी जो है, यदि वो जल्दी देनी है, यानी अकाउंटिंग ईयर के दौरान देनी है, यानी लगभग एक वर्ष के अंदर अगर चुकानी है, तो वो करंट लायबिलिटी है। अब देखिए करंट लायबिलिटी कौन सी चुकानी होती है। जब मैं किसी सप्लायर से उधार खरीदता हूं, तो वो सप्लायर क्या सोच के मुझे उधार देता है कि जी आप 5-7 साल में दे देना। नहीं, वो कहता है जी बस माल बिकते ही और ज्यादा 1 महीना और लगा लो, क्योंकि आप भी उधार बेचोगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उल्टाने में, बस मेरे इतने दिन में पैसे दे देना। तो वही हुआ ना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने। तो ये जो शॉर्ट टर्म 1 साल तक का होता है, इसको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या कहा बेटे मैंने? नॉन करंट, गैर चालू दायित्व। जो दायित्व 1 साल से बाद में चुकाने हैं, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में। जैसे बैंकों से लोन लेते हैं तो बैंक अक्सर हमको 5 साल, 7 साल, 10 साल का लोन दे देता है, तो वो जल्दी चुकाने की जरूरत नहीं है, वो नॉन करंट है। यानी जो करंट नहीं है वो सब नॉन करंट है। तो हमें करंट याद रखना चाहिए। अब हम ये ड्राइंग कर चुके, लायबिलिटी कर चुके, कैपिटल। अब आते हैं हम इसकी कैपिटल के इस, यानी पूंजी किसको कहते हैं। देखिए बेटा, संपत्ति भी, एक बार संपत्ति भी समझनी पड़ेगी, तो एक बार मैं संपत्ति भी समझा देता हूं, फिर इसी पॉइंट पर आता हूं। संपत्ति क्या होता है? दायित्व समझ में आया, जो बाहर वालों का देना है। अब हम बात करते हैं संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स, ASSETS, ये बार बार यूज होगा, एसेट्स। ठीक है, बोलो एक बार, एसेट्स। क्या बोलेंगे? एसेट्स। तो संपत्ति, हिंदी में इसको संपत्ति कहते हैं। ये संपत्ति क्या है बेटा? देखिए बेटे, जब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, जो 10 लाख रुपए लगाया, तो क्या 10 लाख रुपए सड़क पे हवा में रख दिया होगा पॉलिथीन में? आप कहोगे सर क्या बात करते हैं, तो कहां रखा होगा? सर उससे तो पहले जमीन खरीद ली होगी। ओके सर, उससे कुछ बिल्डिंग ये बना दी होगी। ठीक है, वहां पे एक तिजोरी भी बनाई होगी, तिजोरी का भी खर्चा किया होगा, फिर पैसे उसने अलमारी में रख दिए। अच्छा ठीक है, तो अब इससे बिजनेस चल जाएगा? ओहो सॉरी सर, अभी नहीं चलेगा। तो क्या करोगे? उससे आप कोई कच्चा माल खरीदोगे। अच्छा, तो माल सीधा ही बेच दोगे? यानी कुछ बेचने के लिए भी कुछ सुविधाएं चाहिए। हाँ यस सर, ग्राहक आएगा तो उसके लिए मेज भी चाहिए। अच्छा, तो फिर पंखा? हो यस, पंखा तो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब कई चीजें चाहिए हमें। अच्छा, जो सामान रखना वो किसी कट्टे में रखेंगे या कहीं शो बना के रखेंगे, जैसे डिस्प्ले में? यस सर, डिस्प्ले की तो बहुत जरूरत है। तो देखिए कितनी चीजों की जरूरत है। एक व्यवसाय को चलाने के लिए मुझे डिस्प्ले भी चाहिए, यानी जो खाने बनाने उनमें सामान को रखना, ग्राहक आए तो उसको बैठाना, और तो और उसके लिए पंखा या कूलर या AC की व्यवस्था करना। तो बेटे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यह हमारी सारी संपत्ति है। जिन वस्तुओं पर व्यवसाय का अधिकार होता है, उसे उस व्यवसाय की संपत्ति कहा जाता है। जिन वस्तुओं पर व्यवसाय का अधिकार होता है, राइट होता है, प्रॉपर्टी पर उसका राइट होता है, उसको हम संपत्ति कहते हैं। नहीं समझे? तो आप बताइए, एक दुकान देखिए कोई शहर की, तो उसके आइडिया लगाएं कि उसके पास संपत्ति में क्या होगा। उसके पास जमीन होगी, बिल्डिंग होगी। अब थोड़ा सा एक इसमें हिंट देता हूं, उस पर स्वामित्व होना जरूरी है। अगर वो बिल्डिंग बाय दिए किराए की ले रखी हो, भाई नहीं है पैसे, किराए के ले ली, तो किराए के ले ली, तो वो संपत्ति आप बेच सकते हो क्या? आप रख सकते हो, लेकिन क्या बेच सकते हो? अरे बाबा, दूसरे की संपत्ति कैसे बेच देंगे? तो इसका मतलब वो हमारी संपत्ति नहीं है। जिस पर हमारा मालिकाना हक होता है, जिसको हम रख तो सकते हैं, साथ में अगर चाहें तो बेच भी सकते हैं, उसको हम संपत्ति कहते हैं। तो उधार की संपत्तियों को संपत्ति नहीं कहा जाता, उसका किराया देना होता है, किराया खर्चा माना जाएगा, संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति तो तभी होगी जब मेरा उस पर अधिकार होगा। तो देखिए, संपत्ति भी हमने 3 प्रकार की बताई हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स
गैर व्यापारिक गैर चालू संपत्तियां। पहले करंट एसेट समझते हैं। जैसे करंट लायबिलिटी थी ऐसे ही करंट एसेट्स है। वो संपत्तियां जो या तो मुद्रा में है, कैश में, या उनको आसानी से 1 साल के अंदर उनको कैश में बदल सकते हैं। ये क्या मतलब है? 1 साल में कैसे बदला आसानी से? आसानी से मतलब होता है, कोई फैक्ट्री देखो, जब फैक्ट्री लगी होगी तो जमीन उसने बाद में खरीदी होगी या पहले? ज्यादा चांसेस है पहले खरीदी होगी। और उसको बेचेंगे कब? जब तक वो कंपनी चलती रहेगी तब तक तो बेच ही नहीं सकते। तो वो संपत्ति करंट एसेट्स नहीं है, उसको जल्दी से आप बेच नहीं सकते। फिर 1 साल में तो बेच सकते हैं सर, आज आप अखबारों में दो, 4 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में तो बिकी जाए। यस, लेकिन मैंने कहा साधारण परिस्थितियों में नहीं बेच सकते, जो सामान्य परिस्थितियों में। आपने किसी के 500 रुपए देने हैं, आप अपने घर का प्रेशर कुकर बेचते हो क्या? सर क्या मजाक कर रहे हो? लोग तो बेइज्जती कर देंगे अगर प्रेशर कुकर बेच दिया तो। यूं उठा के लेगा प्रेशर कुकर तो लोग क्या कहेंगे? और इनका तो दिवाला पिट गया, कहेंगे कि नहीं? जबकि कुछ नहीं पिटा। हमारे घर 4 प्रेशर कुकर थे, हमने एक बेच दिया, लेकिन गलत लगता है। तो इसी तरह से ये संपत्ति का बात है, ठीक है। तो करंट एसेट्स वो संपत्ति होती है जो 1 साल के अंदर अंदर या तो वो मुद्रा में हो, कैश में हो, या उनको आसानी से सामान्य परिस्थितियों में कैश में बदल सकते हैं। अब कौन सी बदल सकते हैं भाई? कैश पड़ा है वो हमारी करंट एसेट्स है, और बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक में पड़ा है, बैंक से लोन नहीं, लोन तो लायबिलिटी हो गया, बैंक में पड़ा है, और वो भी कैसा पड़ा है जिसको मैं जब चाहे निकाल लूं, सेविंग अकाउंट वगैरह में या करंट अकाउंट में, तो वो भी मेरी करंट एसेट्स होगी। हमारे पास जैसे माल बचा हुआ है जो बिका नहीं है अभी तक, भाई कोई ग्राहक नहीं आया तो बच गया, तो वर्ष के अंत में जो बच गया वो भी हमारी संपत्ति है, करंट एसेट्स है। इसी तरह से किसी को मैंने उधार बेचा है, अब जब मैंने बताया था ना सप्लायर से खरीदते तो सप्लायर क्या सोच के देता है कि 2-3 महीने में दे देगा, तो मैंने भी किसी को उधार बेचा तो क्या सोच के दिया कि वो 6 साल में देगा? अरे नहीं, अभी दे देगा 2 महीने 3 महीने में, तनख्वाह मिल जाएगी, अगली तनख्वाह में उल्टे दे देगा। तो ये हमारी करंट एसेट्स होती है, ठीक है बेटे। अब मैंने बताया था ना कि बिल्डिंग करंट नहीं होती है, क्योंकि वो सामान्य परिस्थिति में बेचा नहीं जाता। जो आपने बेंच बना दिया, फर्नीचर लगा दिया, ये फैन लिया है, ये चीजें बेची नहीं जाती। तो बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए इनको संपत्ति तो कहते हैं, पर वो करंट संपत्ति नहीं होती, करंट एसेट्स नहीं होती। अब आ गए नॉन करंट एसेट्स, समझ में आ गया? जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। अभी नॉन करंट एसेट्स में क्या है कि ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदी जाती हैं, रखी जाती हैं, मतलब इनको बेचने का मकसद नहीं होता। भाई बिजनेस चलाने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए कि नहीं, ग्राहक आएगा तो बैठाओगे कहाँ, सोफे वगैरह चाहिए कि नहीं, है ना, एसी चाहिए कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपकी नॉन करंट एसेट्स में। आपको माल बनाना है, माल तो मशीन के बिना कैसे बनेगा? और बहुत सारी मशीनें हैं तो वो सारी मशीनें आपकी नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी आता है बेटे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। एक बार इनटेंजिबल बता देता हूं। आपने मिस्टर इंडिया, एक फिल्म थी पुराने टाइम में, अनिल कपूर की थी, वो अगर देखी हो, सुनी हो तो उसमें मिस्टर इंडिया कोई ऐसे उसके पास चीज मिल गई थी, डिवाइस मिल गया था जिससे वो उसको टच, घड़ी सी थी शायद, उसको पहनने के बाद वो अदृश्य हो जाता था। वो खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता था, उसे कहते हैं इनटेंजिबल, जो दिखाई ना दे। तो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो इंटेंजिबल भी हैं। एक बताऊं, उसका नाम है गुडविल, वो फिर पढ़ाऊंगा कभी आगे। ख्याति बोलते हैं, गुडविल को बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय की प्रसिद्धि। पेप्सी सीरीज, क्रिकेट में पेप्सी सीरीज सुनिए, क्रिकेट का और पेप्सी का क्या ताल्लुक भाई? लेकिन पेप्सी वाले पेप्सी का टूर्नामेंट करवाते हैं क्रिकेट का, कहते हैं पेप्सी सीरीज। क्यों करवाते हैं? ताकि लोगों की जबान पे रट जाए, अरे तूने पेप्सी सीरीज देखी है, किस किस देश के बीच में चल रही है, अरे पेप्सी सीरीज का ट्रॉफी कौन लेके गया यार, पेप्सी सीरीज में ये हुआ, पेप्सी सीरीज में हुआ। तो बार बार जब किसी का नाम लेते हैं हमें जबान पे रट जाता है। और फिर हम दुकान पे भी जब कभी कोई कोल्ड ड्रिंक से संबंधित चीज मांगे तो जो हमें ज्यादा याद है, अरे यार ये दे भाई,
देखिए कहां से कहां रिलेशन बना। लोगों को मतलब क्या होता है, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, एक व्यवसाय की रेपुटेशन को कहते हैं। ये रेपुटेशन ही तो होती है। मुझे ट्यूशन पढ़ना था, कौन से सर से पढ़ूं? ऐसा है यार, शहर में तो 6 टीचर्स हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम बहुत अच्छा है, तो हुआ नहीं रेपुटेशन। दिस इज रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। क्या काम आती है गुडविल? व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने में मदद करती है, व्यवसाय का लाभ बढ़ता है। तो बेटे नॉन करंट एसेट्स 2 तरह की होती है, करंट में ट्रेडिंग और टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल माने जो दिखाई ना दे, इसमें गुडविल है, ट्रेडमार्क। किसी चीज को बेचते हैं तो ट्रेडमार्क होता है उस पर छपा हुआ, कि जैसे वो पहलवान छाप बीड़ी है ना, तो पहलवान बना होता है, फलाना नंबर ये। इसी तरह से गगन वनस्पति घी, तो उसमें वो एक रथ वनस्पति घी जिसमें रथ बना होता है। इस तरीके से यानी एक ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, किसी चीज को बनाने का अधिकार। ये जो बुक्स लिखी हुई हैं बहुत सारे राइटर्स ने, तो बेटा वो बुक कोई दूसरा मेरे जैसा आदमी उसका एक पेज फाड़ के जिस पे उसका नाम लिखा फाड़ कर लिख दे रावत ने लिखी है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कॉपीराइट के अधीन हो जाता है कि इसके अधीन ये गलत हो जाता है। तो ये कॉपीराइट, ये दिखाई नहीं देते पर ये बहुत काम आते हैं, व्यवसाय के लाभ बढ़ाते हैं। जिसके पास कोई पेटेंट है, पेटेंट क्या होता है बेटे? पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने का अधिकार लेना, लाइसेंस लेना। कार 4 टायर की तो बनती हैं, जो भी कंपनी बना रही है वो 5 टायर की कार बना रही है नहीं, लेकिन एक जो मारुति का मॉडल है उसको टोयोटा क्यों नहीं बना रही? ये जो टोयोटा कंपनी का मॉडल है उसको मारुति क्यों नहीं बना रही? क्या उनके पास बनाने के वो नहीं है, साधन नहीं है, औजार नहीं है? बिल्कुल है। एक सिर्फ वो ढांचा ही तो नया लेना था जिससे कि उसका ढांचा बन जाए, बाकी तो वही है। लेकिन वो जान के नहीं बनाते क्योंकि उनके पास उस चीज को बनाने का पेटेंट है, सरकारी एक अधिकार है कि जी इसे मैंने खोजा है, मैं बना सकता हूं, या वो बना सकता है जिसको मैं लिखित में दे दूं, क्योंकि मैं भी इससे कुछ कमाई करूंगा ना। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग क्या कहते हैं इसको, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल माने जो दिखाई देती है, ज्यादातर चीजें दिखाई देती है, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर वगैरह वगैरह, कैश, लेकिन कोई नहीं दिखाई देती, उनको इनटेंजिबल कहते हैं। अब आ गया आपका एक फिक्सिशियस, FICTITIOUS, फिक्सिशियस। क्या बोलेंगे इसको? फिक्सिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स जिसको हम काल्पनिक संपत्ति भी कह देते हैं, इसको काल्पनिक या नाम मात्र संपत्ति। काल्पनिक या नाम मात्र संपत्ति, हाँ ये एक्चुअल में संपत्ति नहीं है, फिर भी इसको संपत्ति में मान रहे हैं। होता क्या है, कभी कभी ना हम कोई ऐसा खर्चा कर देते हैं जिसका आगे तो फायदा नहीं मिलना। देखो खर्चा तो जरूरी था, लेकिन अब क्या है कि एकदम इसको खर्चा, सारा खर्चा मान लेने में दिक्कत आती है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में खर्चे बहुत लग जाते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, प्रारंभिक खर्चे लग जाते हैं। या कोई आपको कहीं जाना पड़ा, कोई खर्चे करने पड़ गए, जो आने जाने का खर्चा लग गया और उन चीजों को वो हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि उन खर्चों को वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, और बहुत ज्यादा हो गए वो 1 साल में डालना, 1 साल के लाभों में से घटा देना गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसका फायदा मुझे कई सालों तक मिलना, उसको 1 साल के खर्चे में मान लेना तो गलत है कि नहीं? अब जैसे हम अपना मकान ही बनाते हैं, अब मकान में बहुत खर्चा आता है, तो वो सारा का सारा खर्चा 1 साल की खर्चा थोड़ा मानना चाहिए, क्योंकि वो तो हमने लंबे समय तक 20-30 साल तक रहना है, तो तभी तो उसको धीरे धीरे करके वो डेप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काल्पनिक संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिससे आप कुछ नहीं मिलना, लेकिन वो धीरे धीरे लाभों में से घटाई जाएगी। पर जब तक नहीं घटाई जाएगी तब तक कहां रखूं, तब तक उसको हम संपत्ति मान लेते हैं। तो ये ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति नहीं है, नाम मात्र की संपत्ति, तभी इसका नाम नाम मात्र है। नाम की संपत्ति है, कुछ भी काम की नहीं है, पर इसको P&L में, प्रॉफिट में से घटाना, धीरे धीरे करके घटाना है। मान लीजिए ये 5 लाख रुपए है और मुझे 5 साल में घटाना है, तो 1 लाख तो चलो मैं लाभों में से घटा दूं, 4 तो अभी नहीं घटाया, तब तक नहीं घटाया, तब तक तो यहाँ रखूं।
है कि नहीं। तो इस तरीके से ये, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं पॉइंट पर। यहां पर जो पूंजी में कहा था कि पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, हालांकि इसको अगले चैप्टर में भी करा देंगे कि संपत्तियों में से यदि दायित्व घटा दिए जाएं तो हमारी पूंजी, मान लेता हूं मेरे पास 15 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। कितने की संपत्तियां हैं? 15 लाख की। चाहे वो दिखने वाली है, चाहे ना दिखने वाली है, चाहे करंट है, चाहे नॉन करंट है, जो भी है, ठीक है बेटा। इनमें से यदि मैं लायबिलिटी घटा दूं, ये फिक्सिशियस तो हटानी पड़ती है, फिक्सिशियस तो कुछ होती नहीं है, लेकिन इसमें से अगर मैं बाहर के पैसे हटा दूं, 15 लाख रुपए की मेरी संपत्तियां हैं और मैंने 5 लाख रुपए अभी भी लोगों का कर्जा चुकाना है, अभी भी 5 लाख कर्जा चुकाना है, तो भाई मेरी जो संपत्ति, मेरी पूंजी जो है बाकी 10 लाख हो गई। क्योंकि जितने की आप संपत्तियां खरीदते हो उतनी आपकी पूंजी होनी चाहिए, लेकिन पूंजी नहीं है तो आप पूरा करने के लिए दायित्व उठाते हो। जैसे आप 20 लाख का मकान बनाओ और आपके पास 15 लाख तो अपने हैं, तो मकान तो 20 में बनेगा, आपके पास तो 15 है। आप यूं थोड़ा कहोगे मेरे पास 15 है भाई मकान, अब मैं तो आधी छत नहीं बनी है तो रहने दे ना भाई, मकान तो पूरा करना पड़ेगा। क्या करोगे? कहीं से उधार उठाओगे 5 लाख, तो आपने 5 लाख उधार उठाया ना, तो मकान कितने का बना? 20 लाख का। 20 लाख में से बाहर के कितने देने हैं? 5 लाख। तो बाकी 20 में से 5 घटाए तो क्या बच गया? 15। तो 15 क्या हो गया? पूंजी। तो पूंजी का मतलब होता है जितनी मेरी संपत्तियां हैं उसमें से बाहर वालों के पैसे जो अभी देने हैं वो हटा दो, तो बाकी मेरी पूंजी कहलाएगी। ठीक है बेटा। और अब इसके बाद एक रिसिप्ट है, समय ज्यादा हो गया है लेकिन फिर भी जरूरी था ये। रिसिप्ट्स, प्राप्तियां। प्राप्तियां बेटे जो भी पैसा आता है उसको रिसिप्ट्स कहते हैं। अब जैसे माल बेच दिया तो पैसा आ गया, कोई पुरानी मशीन बेच दी, देखिए मशीन सारी उम्र तो रखी नहीं जाएगी, अगर खराब हो गई तो बेचनी पड़ेगी, तो वो पैसा आ गया, तो वो रिसिप्ट्स होती है। जो भी प्राप्ति हो जाए उसको रिसिप्ट्स कहते हैं। अब रिसिप्ट्स में बेटा 2 तरह की रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, और रिवेन्यू रिसिप्ट लाभगत प्राप्ति, लाभगत प्राप्ति या आयगत प्राप्ति भी बोलते हैं। रिवेन्यू आयगत भी कह सकते हैं, आयगत कहते हैं, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं जो प्राप्तियां आपको संपत्तियों से प्राप्त हो उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। और आयगत प्राप्ति कौन सी होती है? जो व्यवसाय को चलाने से प्राप्ति हो उसको आयगत कहते हैं। एक उदाहरण से देखते हैं। पुराना फर्नीचर हो गया था, हमने कहा यार अब तो लोग कई बार बेइज्जती करते हैं कि सर क्या पुराने जमाने का फर्नीचर रखे हुए, नया आलीशान बनाओ ना। तो हमने कहा यार चलो इसको बेच देते हैं, तो बेच दिया। तो बेचने में हमें 20,000 रुपये मिले, तो 20,000 कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है। और दूसरी तरफ हम माल बेच रहे हैं, माल तो बेचोगे, जिस चीज का व्यवसाय करते हैं वो भी बताना रह गया अभी, गुड्स वगैरह। तो जिस चीज की दुकान चलाते हो, जैसे आप राशन की दुकान चलाते हो, आप राशन बेचो तो राशन बेचने से भी तो पैसा आएगा। चीनी है, चीनी आजकल 40 रुपए किलो है, वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो 40 रुपए किलो चीनी बिक रही है। तो 40 रुपए, हम एक ग्राहक ने कहा जी 2 किलो चीनी दे दो, हमने 2 किलो दे दी, उससे 80 रुपए ले लिए, तो 80 रुपए मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। एक बात बताऊं, रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है? 80 रुपए, लेकिन वो 80 रुपए कमाई नहीं है, इनकम नहीं है। क्यों? 80 के 80 तुम्हारी इनकम कहां से हो गई? अरे तुम भी तो चीनी खरीद के लाए थे, तो क्या भाव लाए थे? मान लेते 35 रुपए किलो हम खरीद के लाए थे, तो 35 रुपए के हिसाब से 2 किलो की तो 70 रुपए कीमत होगी, तो 70 रुपए तो खर्चा ही हो जाएगा उसका। तो 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 रुपए इनकम कहलाएगी। तो इसका मतलब इनकम अलग है, प्राप्ति अलग है।
प्राप्ति माने जितने रुपए हाथ में आ गए वो प्राप्ति हो गई, और उसमें से इनकम कितनी हुई, खर्चे घटाने के बाद जो बचेगा वो इनकम होगा। अभी से मैंने आपको बता दिया। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को खर्च कह देते हैं। क्या कह देते हैं? खर्च कहते हैं। अब ये खर्च जो है ये भी इसी प्रकार से बने, जो भी आप पेमेंट करते हैं वो खर्चा है, लेकिन वो पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, पूंजीगत खर्च हो सकता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप खर्च करते हो और उससे कोई संपत्ति खरीदते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। जैसे मशीन खरीद लो, प्लांट खरीद लो, तो ये पूंजीगत खर्च में आते हैं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट में रखी जाती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आप आयगत खर्च होता है कि जब आप कोई माल खरीदने के लिए, जिस चीज की दुकानदारी करते हो उसके लिए आप खर्चा करो, या उसको बनाने के लिए खर्चा करो, या उसे बेचने के लिए खर्चा करो, यानी उस माल के संबंध में खर्च करो, उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि कच्चा माल चीनी खरीदना था, कच्चा माल कह रहा हूं, चीनी खरीदना था, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, और एक है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में कहते हैं स्थगित लाभगत खर्च। कभी कभी ना ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो लंबे समय का कर दिया था। जैसे एक विज्ञापन है, विज्ञापन आजकल तो विज्ञापन फ्लैक्स बन जाते हैं। अगर आज फ्लैक्स, यानी जब से कंप्यूटर ने फ्लैक्स बनाने शुरू किए, उससे पहले के एक बार देखोगे, पहले भी लोग विज्ञापन करते थे, पर पहले जब बोर्ड बनाते थे तो बड़ा सा बोर्ड बनाते थे, पेंटर आता था और पेंटर पहले एक बेस पे करता था, फिर दूसरा करता था, फिर पूरा खर्चा, और तब उसके बाद कहता था साहब इतने 1000 रुपए हो गए मेरे। यानी उसको बनाने में भी कई बार 1-1 महीना लग जाता था। इतने बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे कभी आपने, साइन बोर्ड। तो बेटा क्या होता था, जब एक साइन बोर्ड में ही लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा आ गया, अगर पूरे भारत में अगर किसी कंपनी ने हर शहर में 2-2 4-4 भी बोर्ड बनाए हो तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता था विज्ञापन का। और वो जरूरी भी है, क्योंकि हमारे जैसा जब बस में जाते हैं तो हमारी गर्दन बाहर होती है तो दिखता ओह फलानी कंपनी का, अच्छा वहां भी दिख गया, तो जो बार बार दिखता है वो याद होता रहता है। वरना हम बैठ के रट्टा थोड़ा मारते हैं कि टीवी लेना तो फलाने का लेना, ये तो याद होते जाते हैं अपने आप ही, तो विज्ञापन से होते हैं। तो कई बार क्या होता है बेटे, विज्ञापन पे बहुत मोटा खर्चा कर दिया, तो विज्ञापन तो माल बेचने का संबंध में, तो इसको रिवेन्यू मानना चाहिए कि नहीं। लेकिन हुआ क्या कि ये खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि इसका फायदा अगले हमें 2-3 साल तक मिलेगा। खर्चा हमने एक बार कर दिया, बोर्ड एक बार बना दिया, अब वो काफी समय तक चलेगा, लोग रोज देखते रहेंगे, इस साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी। तो जब ऐसा खर्चा जो कर तो दिया है तो रिवेन्यू नेचर का, माल के संबंध में किया है, लेकिन उसका फायदा अगले कुछ सालों तक मिलता रहेगा, तो जितना इस साल, मतलब जितने साल मिलना है, जैसे मान लो 3 साल मिलना है, तो टोटल खर्चे को 3 से डिवाइड करके एक हिस्से को तो रिवेन्यू मान लो और बाकी को भविष्य के लिए मान लो। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो है तो रिवेन्यू खर्चा, जो माल के संबंध में है, लेकिन वो अगले कुछ वर्षों तक का कर दिया गया है, इसलिए उसको स्थगित लाभगत व्यय कहते हैं। तो क्या वो खर्चे में शामिल नहीं होगा? होगा ना। 3 टुकड़े करके, एक टुकड़ा इस साल खत्म, खर्चा मान लेंगे, अगले साल कुछ फिर खर्चा करेंगे, लेकिन अगले साल विज्ञापन नहीं करेंगे ना। ये वैसे तो करते रहते विज्ञापन, पर इस बोर्ड के बारे में नहीं करेंगे ना, तो अगले साल भी घटेगा और उसके बाद अगले भी घटा, तो सारा ही, पर फर्क क्या पड़ गया, एक खर्चे को 3 टुकड़ों में करके किया गया। ठीक है ना। वही बात, हम रोटी तो पूरी रोटी ही खाते हैं, अगर मैं 4 रोटी खाता हूं तो 4 ही खाऊंगा, लेकिन उसके टुकड़े 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 बना के खाता, यूं थोड़ा एक रोटी साबुत खाई जाती है, टुकड़े टुकड़े करके। तो वही खर्चा तो रिवेन्यू है, लेकिन इस तरह से। ठीक है बेटा, ओके। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने स्पीड से पढ़ा है, मैं मानता हूं, आई एडमिट, लेकिन इतना बताऊं कि अभी तो आधा ही करा पाया हूं, इसलिए थोड़ा सा इसको स्पीड से करा रहा हूं। और अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ में आए तो चलेगा, क्योंकि ये टर्म बार बार आपके आगे भी रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय।